यदि आप क्लास 12 के बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर ये होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे तरीके से करने का कि आप पिछले साल के क्वेश्चन को करो। इसके लिए बेटर तरीका है कि आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, उनमें आपको पिछले कई सालों के क्वेश्चन आपको मिल जाता है, जिनको देख के आपको ये अनुमान लगेगा कि हाँ पिछले साल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो इस साल इसका पैटर्न ऐसा हो सकता है। अगर 5-6 साल का करेंगे तो आपको खुद ब खुद पैटर्न समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने एक कंप्लीट सीरीज जो है ज्योग्राफी की अपलोड किया हुआ है, जिनमें आपको 2009 से लेकर 9, 10, 11, 12 ऐसे करके सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आप उनको देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटिंग है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में भी क्लास 12 के ज्योग्राफी के 2015 में जो एग्जाम में पूछा गया था उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे हम लोग उसी का डिस्कस करने वाले हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे क्विज का एक सीरीज भी है, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिनसे आपको तैयारी का अनुमान लगेगा। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तब क्या करो, पेन और पेपर ले लो और बैठ जाओ। जो वीडियो में क्वेश्चन जो डिस्कस होगा, अगर आपको उसका आंसर पहले से पता होगा तो आप उसका नोट डाउन करते चलिए और मैं जो आंसर बताऊँगा उनसे आप मैच करिएगा, देखिएगा आपका सही है या गलत है। इनसे आपको अपनी तैयारी का पता भी चलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और इनमें से हमें क्या करना है, कोई एक विकल्प को चुनना है। टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम दिया गया था और पहला था 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। तो अगर आप देखेंगे तो इनके 4 ऑप्शन हैं, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा और विंध्य। तो विंध्य होगा यहाँ पे। तो इनमें से आपको बताना है कि ये जो ऊटी पर्यटक केंद्र है ये किस पर्वत पे स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी है। नीलगिरी की जो पहाड़ी, नीलगिरी की जो पर्वत है उस पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है। आपको बताना है ऐसा कौन सा नगरीय क्षेत्र है जहाँ पे प्रवासी जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दिल्ली। दिल्ली नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी का जो जनसंख्या का अंश है सर्वाधिक है। तो राइट आंसर क्या है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कड़ा, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो इनके 4 ऑप्शन है, पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस एरिया में जल का अभाव होता है वहाँ पे किस प्रकार की बस्ती होती है। तो इनका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पल्ली, ठीक है। जहाँ पे जल का अभाव होता है वहाँ पे कैसी बस्ती होती है, पल्ली टाइप की, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल जो होता है उसकी कृषि ऋतु बताना है, यानी कि खरीफ फसल किस ऋतु में हम लगाते हैं। तो ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी या जून से सितंबर। तो खरीफ का जो फसल होता है ये गर्मी के महीने में होता है। तो इनमें से कौन सा महीना गर्मी का है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है आपका जून से सितंबर। आपको पता है जून में क्या होता है, गर्मी होता है, तो गर्मी के सीजन में खरीफ फसल लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका जून से सितंबर, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी बागान को हम लोग क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन है। इनका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका फेजेंडा, ऑप्शन ए इसका सही है। ब्राज़ील में कृषि बागान को क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जो बिस्कुट का उद्योग होता है किस प्रकार के उद्योग है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो बिस्कुट का जो उद्योग होता है वो होता है आपका कुटीर उद्योग, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 में है आपका बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। बाह्य स्रोतीकरण जो है ये किस चीज़ के लिए सहायक है। इसका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनका जो राइट आंसर है आपका दक्षता सुधारने के लिए, कीमतों को घटाने के लिए, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए, इनमें से सभी।
देखो बाह्य स्रोतीकरण जो है इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही है, इनमें से सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है, हमें ये बताना है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या झारखंड में? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर है आपका वो है मध्य प्रदेश। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? इनके 4 ऑप्शन है, एक है सिक्किम, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो आपको ये बताना है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है तो है कहाँ? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ठीक है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा आपका वो है आपका टेलर। ऑप्शन डी इसका सही है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? टेलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है क्वेश्चन 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है आपका? वो है निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी हमें बताना है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका एशिया। ऑप्शन ए इसका सही है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि क्या है? सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? यानी हमें बताना है कि ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जो तृतीयक क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अखेट, मछली पकड़ना, कृषि या व्यापार। तो इसमें जो आपका है ये बताना है तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है आपका वो है व्यापार। व्यापार क्या है? एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो आपको इसमें पहचानना पड़ेगा कि प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन है, तृतीयक कौन है। उनसे आपको समझ में आएगा कि कौन किस कैटेगरी में आता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में वो कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा एक सबसे सस्ता, यहाँ पे सस्ता होगा, यहाँ पे रास्ता लिखा हुआ है, सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आप जरा सोचो कि लंबी दूरी के लिए, काफ़ी लंबी दूरी के लिए एक ऐसा साधन चाहिए आपको, परिवहन साधन जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए मतलब उपयुक्त होगा। रेल, जल, वायु या सड़क? तो नॉर्मली सी बात है कि कई बार अगर मान लो भारत से नेपाल को चीज़ भेजना है तो हम लोग कैसे भेजेंगे? नॉर्मली हम लोग किससे भेजते हैं? ट्रक से। तो ट्रक किस पे चलता है? सड़क पे। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? यानी पे 4 ऑप्शन है, आपको बताने में से कौन सा जो है राजधानी नगर है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़ या बोध गया? तो क्वेश्चन जो 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर है आपका बोध गया। ऑप्शन डी, ये क्या है? एक राजधानी नगर है। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन है, इसका एक आंसर आपका सही है, वो आपका है रेटजेल। ऑप्शन डी इसका सही है। मानव भूगोल का जनक किसको बोलते हैं? रेटजेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या है आपका? क्वेश्चन 16 है निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन एक लौह अयस्क नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है? कोयले का एक प्रकार है जो सर्वोत्तम प्रकार में आता है। कोयले 4 तरह का होता है, तो एंथ्रासाइट उसी का एक सबसे टॉप लेवल का जो प्रकार होता है वो है आपका। तो यहाँ पे लौह अयस्क, ये तीनों का तीनों लौह अयस्क है, जबकि ये लौह अयस्क
नहीं है। तो 16 का आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में है अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की जो है लघुत्तम इकाई क्या है? क्वेश्चन 17 है। 17 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, पल्ली। ठीक है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है आपका? पल्ली। अगला क्वेश्चन, अधिवास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, नीचे में अधिवास को मैंने समझाया है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अधिवास या बस्ती, ठीक है, अधिवास को क्या बोलते हैं? या तो बस्ती बोलते हैं, जिनमें सामान्यतः बहुत थोड़े गृह होते हैं, मीन्स कि बहुत कम घर होते हैं, जो गांव का से छोटा होता है, इसे अधिवास या लघुत्तम रूप माना जाता है। भारत में मुख्य ग्राम से संबद्ध लघु निवास इकाइयों को पल्ली या पुड़वा कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, एक होता है गांव जिसमें बहुत ज़्यादा घर होता है, एक होता है बस्ती, छोटे छोटे गढ़के होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? हालांकि ये भी छोटा गांव होता है, इनको क्या बोलते हैं? पल्ली या पुड़वा कहते हैं। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? पल्ली या फिर पुड़वा। ऑप्शन 17 का बी सही है। तो आप इनको भी देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव में आपको याद करने में काम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन पे है, उनको आप समझ सकते हैं। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? ठीक है, सीमांत मार्ग, ट्रांस मेट्रो, एक्सप्रेसवे या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो अगला देख लेते हैं 19 नंबर का। 19 में है निम्नलिखित राज्यों में से एक से जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा अधिक है वो बताना हमें। जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन डी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है। तो इन तीनों में से कोई एक आपका सही होगा 19 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। नॉर्मली भी हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन 19 का जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार या व्यवसाय। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इनका राइट ऑप्शन आप अपने नोट डाउन करो कि जो भी क्या होगा यहाँ पर मैं कमेंट करूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका देखिए पुरुष प्रवास मतलब हमारे देश में एक पुरुष अपने राज्य से दूसरे राज्य या फिर दूसरी जगह क्यों जाता है? काम और रोजगार के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? काम और रोजगार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? ये स्क्रीन पे आपके सामने आ गया। मानव विकास सूचक अंक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को कोटि उच्चतम है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कोटि क्या है? उच्चतम है। ठीक है, मतलब ज़्यादा हाई लेवल पे है। तो 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा। क्वेश्चन जो 21 है, इसका राइट आंसर है आपका केरल। केरल का जो है मानव विकास यानी HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको, उसमें ये टॉप पे है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित, ठीक है, यहाँ प्रदूषित होगा, नदी कौन सी है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सतलुज। ठीक है, क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट में लिख के बताओ, इनका जो राइट आंसर क्या होगा? यमुना। ऑप्शन सी इसका सही है। सी जो है यानी यमुना जो है सबसे प्रदूषित नदी है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? ठीक है, 2 देश है, जैसे भारत और नेपाल हो गया, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में जो व्यापार होगा वो व्यापार क्या कहलाएगा? अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार या बाह्य व्यापार। तो 2 देश के बीच में जो व्यापार होता है इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है, निम्न में कौन
सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, यानी बताना है कि जूट उत्पादक का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका क्या हो सकता है, गंगा डेल्टा। ठीक है, जूट उत्पादक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल जो पैदा होती है, अभी खरीफ का मैंने बताया था, खरीफ होता है गर्मी में, तो रबी का फसल कब होता है, सिंपल है, इसका होता है शीत में। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। वैसे सौर ऊर्जा जो है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो ये नवीकरणीय ऊर्जा भी है, मीन्स कि ये खत्म नहीं होता है। कोयला अनवीकरणीय है, खनिज भी अनवीकरणीय है, जल और सौर ये ऐसा है कि जो खत्म नहीं हो सकता है, ये आपका नवीकरणीय संसाधन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 आपके सामने है। क्वेश्चन 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है। यानी कि नदी के तट, नदी के किनारे पर ऐसा कौन सा शहर है जो स्थित नहीं है, अवस्थित नहीं है। पटना, आगरा, भोपाल या कोलकाता। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका भोपाल। भोपाल जो है ये नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, तो इनके जो राइट आंसर होंगे वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो को, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आई होप कि आपने 28 के 28 क्वेश्चन किए होंगे। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में पेन और पेपर लेके बना रहे होंगे तो आपको खुद पता चल गया होगा कि आप कितना में कितना बना पाए हैं। या फिर इस वीडियो में आप सिर्फ नॉर्मली देख रहे थे, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरे कोई भी वीडियो देखते हो, तो आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेके साथ में बनाने के लिए बैठ जाना है। उनसे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितना में कितना लेके आ रहे हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस टाइप के वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिले। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।